Good morning, students. In the previous lecture, we have read about Carnot cycle, net work done by the system, and then derive an expression for the efficiency of Carnot cycle. And in today's lecture, we will read about Carnot theorem. Now, what is Carnot theorem? Efficiency of the reversible heat engine depends only upon the temperatures of sink and sources and not upon the nature of working substance. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या किससे डिनोट करते हैं? ईटा से, ठीक है। और ये हमारी किसकी इक्वल आई थी? W by Q2. W is work done and Q2 is total heat absorbed is equals to T2 minus T1 by T2. T2 is the higher temperature that is of source and T1 is the lower temperature that is of sink. तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड सोर्स के ऊपर, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और वो सेम टेम्परेचर के बीच काम कर रहे हैं, T2 एंड T1, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो सेम आएगी। मतलब उनका अगर T2 और T1 टेम्परेचर जो है वो सेम है तो उनकी एफिशिएंसी भी क्या आएगी? सेम, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली T2 एंड T1 सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी है। वर्क डन इन द साइकिल इज ओनली द वन इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल ऑपरेशंस। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जो वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस वाला है वो हमारा, यहाँ पे देखो, जो ये वाला वर्क था और ये वाला वर्क, ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का था। ये कैंसिल आउट हो गया था, जो हमें वर्क मिला था, टोटल वर्क, वो किसके कारण मिला था? सिर्फ आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन की वजह से। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। जैसा कि हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वेयर इज वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन वो क्या होता है? मिनिमम होता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो हमने कार्नोट साइकिल से डिराइव करी हैं, ठीक है। हैंस द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम, देयरफॉर एफिशिएंसी इज आल्सो मैक्सिमम। तो जो वर्क डन है कार्नोट इंजन में जो हमने वर्क डन निकाला है वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कौन से वर्क इन्वॉल्व हो रहे हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन वाले। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो एफिशिएंसी हम जो निकालते हैं उसमें जो वर्क डन आता है हमारा वो भी क्या आएगा? मैक्सिमम ही आएगा। और उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी फॉर दैट टेम्परेचर्स, ठीक है। द रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम द कार्नोट साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट थ्योरम विच मे बी स्टेटेड एज। जो हमने रिजल्ट निकाला है कार्नोट साइकिल से, क्या निकाला था? एफिशिएंसी निकाली थी, उसी को हम क्या बोलेंगे? कार्नोट थ्योरम बोलेंगे। और इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करे हैं, और इसको हम स्टेट कैसे करेंगे कार्नोट थ्योरम को? The efficiency of a reversible heat engines depends only upon the temperatures of the source and sink and independent of working substance. All reversible heat engines working between the same two temperatures have same efficiency and is maximum for that temperature. ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वर्क डन, जो नेट वर्क है वो हमने कैसे निकाला था? Q2 माइनस Q1 की कितनी हीट एब्जॉर्ब कर, Q2 क्या है? हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स बाय द सिस्टम, एंड Q1 क्या है? जो उसने सिंक को रिटर्न कर दी थी, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1 हमारा क्या हो जाएगा? नेट हीट एब्जॉर्ब। तो नेट वर्क हमारा किसके इक्वल आएगा? नेट हीट एब्जॉर्ब जो है उसके इक्वल आएगा। तो हम एफिशिएंसी को तीन फॉर्म से लिख सकते हैं। इसको डिनोट किससे करेंगे? ईटा। इस जो ये हमारा है, ये जो साइन है इसको हम बोलिए ईटा, ठीक है। तो इसको हम, इसके ये तीन फॉर्मूले हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम यूज़ करेंगे। Q2 माइनस Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू W बाई Q2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बाई T2। T2 इज द temperature of source and T1 is the temperature of
sink. Always remember T2 is higher temperature and T1 is lower temperature. जब आगे आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा क्या T2 है क्या T1 है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि T2 जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर जो होगा वही यूज़ करेंगे हम T2 की जगह पे, और T1 क्या होगा, लोअर वन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में देखो, ये हमारे कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। तो ये पेपर में भी आ जाते हैं बेटा, तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं और फॉर्मूले बेस्ड हैं, बिल्कुल आसान से होते हैं, तो ये आपको करने हैं। जैसे एग्जांपल, ये सोल्ड एग्जांपल हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 110 डिग्री एंड 25 डिग्री Celsius. What would be the efficiency of the engine if the boiler temperature is raised to 140 degree Celsius? The temperature of the sink remains the same. यहाँ पे ध्यान देना, जो बॉयलर है, अब इसने इस बॉयलर का यूज़ किया है, यहाँ पे ये जो बॉयलर है, बॉयलर टेम्परेचर रेज किया है 140 डिग्री। तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा आपका, T2, क्योंकि बॉयलर क्या है हमारा यहाँ पे सोर्स, ठीक है, और सोर्स का टेम्परेचर T2 से डिनोट करते हैं। तो T2 हमारा रेज किया है 140, पहले कितना था, हायर टेम्परेचर 110 है ना, तो ये हमारा T2 हो जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक रिमेनिंग द सेम, तो T1 हमारा सेम रहेगा, सिर्फ T2 रेज किया है, तो उसकी हमने एफिशिएंसी निकालनी है और उसको कंपेयर करना है। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट केस में हमने T2 110 लिया और इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। T1 की वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में चेंज कर लेंगे और सिंपल सा फॉर्मूला है T2 माइनस T1 T2, इसमें इसकी वैल्यू पुट करें और हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे परसेंटेज में। ठीक है, 0.22 आई है, तो इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, 22.2% हमारी क्या आई है एफिशिएंसी। सेकंड केस देखो, T1 सेम है, T2 हमारा क्या हो गया 140, इसको केल्विन में चेंज करके हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लें, तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई यहाँ पे 27.8%। मतलब T2 हमने रेज किया तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, इनका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको माइनस कर सकते हो इसमें से कि जो न्यू हमारी एफिशिएंसी आई है वो प्रीवियस वन से इस तरह डिफर करती है। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये नीचे जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं प्रैक्टिस, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके देखने हैं और सेंड करने हैं मेरे को। ठीक है, मैं देखूंगी कौन कौन बच्चा पढ़ता है और इसको सोल्व करता है। ठीक है, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर में देखो, थर्मामीटर आपने देखा ही होगा, लैब में भी यूज़ करते हो। थर्मामीटर जो हमारा नॉर्मली यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो थर्मामीटर होता है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कॉमनली बाय टेकिंग सूटेबल अमाउंट ऑफ मर्करी इन अ ग्लास बल्ब एट द एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब एंड मार्किंग जीरो। ये क्या है, मार्किंग जीरो व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद आइस। जब इसको आइस के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उस पॉइंट को हम जीरो मार्क कर दे, और जब हम इसको बॉइलिंग वाटर की कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो उसको 100 मार्क कर देंगे। ठीक है, तो जो लेंथ जो है, द लेंथ देन डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स, फिर जो लेंथ है 0 से 100 उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ईच पार्ट आपका वो किसको डिनोट करेगा, 1 डिग्री को। ठीक है, तो एक पार्ट आपका 1 डिग्री के इक्वल होगा। दिस स्केल इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस होगा और सेल्सियस स्केल हम इसको बोलेंगे। हाउएवर ड्यू टू, लेकिन देखो इस स्केल की कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस हैं, हालांकि हम यूज़ यही करते हैं, बट इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं ना, जो डिफरेंट लिक्विड्स, उनका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होगा तो जो डिफरेंट लेंथ तक एक्सपेंड करेंगे और हमारा जो डिफरेंस आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मरकरी वाला यूज़ कर रहे हो और किसी की बॉडी का टेम्परेचर 28 आ रहा है, तो अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हो मरकरी की जगह पे, लिक्विड आप कौन सा ले रहे हो, अल्कोहल, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग होगा। और मान लो उसमें अगर 27 डिग्री 26 डिग्री या 28 से मतलब डिफर करेगा उसका जो टेम्परेचर है, तो वो किस कारण होगा कि उसका एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो है डिफरेंट। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आइडियल गैस यूज़ करी गई।
It was found that an ideal gas or a perfect gas ceases to exist at a temperature of -273.15 डिग्री। माइनस में ये ध्यान रखना, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी गैस क्या हो जाती है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस सीज कर जाती है। ठीक है, उस टेम्परेचर पे मतलब गैस फॉर्म डिसअपियर हो जाती है। तो इस लोअर टेम्परेचर होगा। दिस टेम्परेचर वाज कॉल्ड 0 डिग्री एब्सोल्यूट। ठीक है, 0 डिग्री एब्सोल्यूट एंड द स्केल वाज कॉल्ड परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल। इसको 0 डिग्री एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे, इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, On the basis of efficiency of a reversible heat engine, Lord Kelvin was the first to develop a scale of temperature independent of the nature of the gas. अब वहाँ पे जो ऊपर वाला है हमारा परफेक्ट गैस टेम्परेचर स्केल, इसमें हमने आइडियल गैस और परफेक्ट गैस ली है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि कोई भी गैस ले लें, गैस के ऊपर नेचर पे डिपेंड नहीं करें, जो एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, लॉर्ड केल्विन जो है उसने ये मेथड निकाला था कि स्केल ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन हीट इंजन। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसने सिंपली क्या किया, कोई भी गैस, जैसे हमने अभी पढ़ा था कार्नोट साइकिल में पढ़ा कि कोई भी गैस फिल करेंगे उसमें सिलेंडर में, और सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हम वहाँ पे सिंक का टेम्परेचर जो है वो लोअर मानेंगे और सोर्स का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मानेंगे, और इसके बेसिस पे ही थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर डेवलप किया था, किसने, केल्विन ने। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शंस थी वो कैसे की थी, देयर आर 2 कांस्टेंट हीट रिजर्वायर्स। 2 कांस्टेंट हीट रिजर्वायर्स लेंगे, वन सोर्स एंड द अदर इज सिंक। द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑन न्यू स्केल में बी टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टेम्परेचर है वो हीट रिजर्वायर्स का वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स एंड लॉस्ट टू द सिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमने Q2 और Q1 हीट लिया, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट लॉस्ट। ठीक है, और θ2 एंड θ1 क्या हो जाएंगे हमारे 2 टेम्परेचर्स। θ2 क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर, θ1 हमारा लोअर टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे जो हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस्ट हुई है उसके। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 में से माइनस कर देंगे इनको, तो हमारी एक ये नई इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, Q2 माइनस Q1 बाय Q2 इज टू θ2 माइनस θ1 बाय θ2। और थीटा की वैल्यू, θ1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये Q2 माइनस Q1 है डिवाइडेड बाय Q2, ये क्या है, हमने पिछले उसमें पीछे पढ़ा था ना, क्या ये Q2 माइनस Q1 बाई Q2 एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी इसके केस में देखो 1 आ रही है। अगर हम θ1 यानी कि हम सिंक का टेम्परेचर 0 कर देते हैं, तो सिंक का टेम्परेचर हम 0 कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, कंप्लीट 1 के इक्वल आ जाएगी एफिशिएंसी, इसलिए ये बेटर है। दिस इम्प्लाइज 0 ऑन द केल्विन स्केल is temperature of sink for a reversible heat engine whose efficiency is 1. This is possible only at absolute 0 on ideal gas scale of temperature. अब सिंक का टेम्परेचर 0 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और आइडियल गैस परफेक्ट गैस जो स्केल है उसमें ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब एब्सोल्यूट 0 पे। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू कितनी थी, और -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोनों स्केल आइडेंटिकल हो जाएंगे, स्केल हैंस बोथ स्केल्स आर आइडेंटिकल ऑन टेकिंग लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर किसके लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 273.16 केल्विन के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पे जो केल्विन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेल्सियस डिग्री के इक्वल, एंड टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज रेफर्ड टू एज डिग्री केल्विन।
ठीक है, तो वहाँ पे हम डिग्री केल्विन यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर। केल्विन और सेल्सियस में क्या क्या रिलेशन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 273.15 केल्विन के इक्वल। ठीक है, ये 16 अगर हम करते हैं तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जाएगा, जहाँ पे उसकी तीनों स्टेट में करती हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी ये भी हमारा सेकेंड लॉ से ही आया था, जो कार्नोट साइकिल है का जो रिजल्ट, कार्नोट थ्योरम जो है उसी से डिड्यूस किया गया है। ये एंट्रोपी न्यू हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है ये। तो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारी एंट्रोपी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब देखो, फॉर अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए हमने रिजल्ट हो किए थे Q2 - Q1/Q2 इज इक्वल्स टू T2 - T1/T2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारी फाइनल क्या आ जाएगी, Q/T जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी। Q/T2 इज इक्वल्स टू Q1/T1। तो Q/T हमारी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर एट विच द हीट इज लॉस्ट और एब्जॉर्ब्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर हीट एब्जॉर्ब के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं और हीट लॉस्ट के लिए माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो Q2/T2 इज इक्वल्स टू -Q1/T1। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Q/T इज इक्वल्स टू 0। अगर छोटी छोटी साइकिल्स अगर हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स में यूज़ करते हैं, तो जो समेशन आ जाएगा इस क्वांटिटी का वो 0 के इक्वल आ जाएगा Q/T का। ठीक है, तो एनी रिवर्सिबल साइकिल लाइक ABA, ये जो साइकिल दे रखी है ABA, अब इस पॉइंट पे देखो प्रेशर दे रखा है हमारा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे वॉल्यूम है। हमने जैसे कार्नोट साइकिल में पढ़ा था, कार्नोट साइकिल का जो हमने डायग्राम देखा था। अब इसे देखो, अगर हम बहुत सारी साइकिल्स को कंटिन्यूसली यहाँ पे देखें तो जो हमारी ये रिवर्सिबल साइकिल है ये ऐसी दिखेगी। ठीक है, एनी रिवर्सिबल साइकिल लाइक ABA regarded as being made up of an infinite number of Carnot cycles। जो हमारी रिवर्सिबल साइकिल है वो किससे मेड अप होती है, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कार्नोट साइकिल्स। ठीक है, जिनके लिए हमारा समेशन ऑफ Q/T इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर हम A से B पे गए तो जितनी हीट लॉस्ट हुई है, ठीक है, B से A पे जाएंगे उतनी ही हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो एक साइकिल के अंदर हमारी जो वैल्यू है समेशन ऑफ Q/T वो किस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे, एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, फर्दर Del Q is a very small quantity of heat absorbed or lost at temperature T during small reversible isothermal changes. We may write, देखो जो डेल क्यू है वो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी, अगर हम डेल क्यू स्मॉल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि ये क्यू हमारा क्या है, एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। वर्क और हीट हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसलिए हम डी यूज़ नहीं करेंगे, डेल यूज़ करेंगे। ठीक है, डेल क्यू इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट एट टेम्परेचर T ड्यूरिंग स्मॉल रिवर्सिबल आइसोथर्मल चेंज। वी में राइट समेशन A से B तक, हम टोटल अगर देखें इसका चेंज, टोटल चेंज A to B किसका, Q/T का, तो समेशन A to B डेल Q/T किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस समेशन ऑफ B to A, B पॉइंट से A पॉइंट पे जाएंगे तो डेल Q/T, माइनस का साइन यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो Q/T A to B, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही लॉस्ट होगी जब हम B से A पॉइंट पे जाएंगे। ठीक है, तो वो माइनस Q/T के इक्वल आ जाएगी। हैंस क्वांटिटी Q/T इज अ स्टेट फंक्शन। जो क्वांटिटी आपकी Q/T वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। एंड दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के चेंज के इक्वल। ठीक है, इसकी कुछ
स्पेसिफिक वैल्यू होती है दोनों पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। हमारी एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ए पॉइंट पे कुछ है और बी पॉइंट पे कुछ है, स्पेसिफिक है, उसके चेंज के इक्वल आ जाएगा हमारा ये Q/T। और उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, जो हमारा जो किसके इक्वल आ रहा है, Q/T एंट्रोपी चेंज के, उस फंक्शन को हम एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ था एंट्रोपी विच है डेफिनेट वैल्यू एट पॉइंट ए एंड बी एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस ए एंड एस डी। ठीक है, तो हम इसका चेंज जब निकालेंगे तो वो चेंज किसके इक्वल आएगा, Q/T, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट इन रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो डेल्टा एस हमारा एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आ जाएगा, Q रिवर्सिबल बाय T। तो एंट्रोपी हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने पढ़े होंगे पिछले सिस्टम में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ विच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज इक्वल टू Q/T, total heat absorbed in reversible and isothermal process divided by absolute temperature. This is an extensive property and units of it are joules per degree per mole. अगर आप कैलोरी मिलेंगे तो कैलोरी पर डिग्री पर मोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जूल्स पर, ये के से क्या मतलब है हमारा, केल्विन। ठीक है, तो केल्विन डिग्री आप इसको बोल सकते हैं, जूल्स पर डिग्री पर मोल। अब एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम, जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो हमारी रिवर्सिबली एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा रिवर्सिबली, तो Q रिवर्सिबल बाई T के इक्वल आ जाएगी हमारी एंट्रोपी चेंज सिस्टम की। एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस Q रिवर्सिबल बाई, क्योंकि सराउंडिंग कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, माइनस इनका यूज़ करेंगे। टोटल एंट्रोपी चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे तो वो हमारा 0 की इक्वल आ जाएगा, नो नेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा कोई नेट चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि Q रिवर्सिबल बाई T माइनस Q रिवर्सिबल बाई T इज इक्वल्स टू 0। तो एंट्रोपी चेंज 0 की इक्वल आएगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल